नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 7th क्लास है, जिसमें हम बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ज़ैंथोफिल है, ऑप्शन है हमारे पास, रंगहीन है, या फिर पीले रंग का है, या फिर हरे रंग का है, या फिर लाल रंग का है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ैंथोफिल होता क्या है। तो ज़ैंथोफिल क्या है? ज़ैंथोफिल है एक वर्णक। क्या है? रंग का एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है जो क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे की सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे वर्णक की आवश्यकता होती है, जिनमें से ज़ैंथोफिल एक वर्णक है। तो ज़ैंथोफिल कैसा होता है? ज़ैंथोफिल होता है हमारा पीले रंग का। कैसा होता है? पीले रंग का ज़ैंथोफिल होता है। तो ज़ैंथोफिल पीले रंग का वर्णक है। अब हमारे पास और ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि हरे रंग का कौन सा वर्णक होता है। भाई हरे रंग का वर्णक क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया करता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये होता है दो टाइप। कितने टाइप का होता है ये? दो टाइप का होता है। पहला होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। दूसरा कौन सा होता है? क्लोरोफिल बी। तो हमने देखा कि पीले रंग का वर्णक कौन सा है? ज़ैंथोफिल है। तो ज़ैंथोफिल का फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछते हैं। तो ज़ैंथोफिल का फार्मूला क्या होता है? C40H56O2। ये क्या होता है? ये होता है ज़ैंथोफिल का केमिकल फॉर्मूला होता है। फिर हमने पढ़ा हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हम देखते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55। क्या है? C55H72O5N4Mg। क्या है? C55H72O5N4Mg। ये किसका फॉर्मूला है? ये है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, और ये हरे रंग का वर्णक है। किस रंग का वर्णक है? तो ये हरे रंग का ये वर्णक है, ये हरे रंग का होता है। अब हमें देखना है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लगभग ऐसा ही होता है। उसमें होता है C55H70O6 होता है, इसमें O5 है, इसमें O6 होता है, और N4Mg। तो ये है हमारे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कभी कभी एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह। तो उसमें मैग्नीशियम क्या होता है? एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लोरोफिल ए के लिए। तो क्लोरोफिल ए है, बी क्लोरोफिल और बी हरे रंग के वर्णक है, ज़ैंथोफिल पीले रंग का। हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है जो है लाल रंग का। हमसे पूछा गया है लाल रंग का। तो लाल रंग का वर्णक क्या होता है? वो होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन का फॉर्मूला होता है C40H56। हमने देख लिए, हमें तीनों वर्णक समझ में आ गए हैं। पीले रंग का कौन सा है? ज़ैंथोफिल है। पीले रंग का क्या है? ज़ैंथोफिल है। हरे रंग का क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। और लाल रंग का क्या है? कैरोटीन है। तो तीनों वर्णक हमें मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में भूमि में फिसलनदार या स्लिपरी हो जाती है। तो बरसात के दिनों में जो जमीन स्लिप होती है, हम देखते हैं, तो हम देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि काई जम गई। उसको हम क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तो स्लिपरी साइंस की लैंग्वेज हम उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास है, हरित शैवाल के कारण हो जाती है स्लिपरी, या फिर नीली हरित शैवाल के कारण, मॉस के कारण। ये मॉस मतलब ये मांस से, चिकन से नहीं है। ये मॉस क्या होता है?
एक पौधा होता है जिसमें हार्ड जो है ना, हार्ड तना नहीं पाया जाता। ये कैसा होता है? स्पंजी एक पौधा होता है जिसे हम बोलते हैं मॉस। चौथा ऑप्शन है हमारा ब्राउन शैवाल के कारण। तो बरसात के दिनों में जो भूमि स्लिपरी या फिसलनदार हो जाती है वो होती है किसके कारण? नीली हरित शैवाल के कारण। हम देखते हैं कि जमीन बहुत चिकनी हो जाती है, जहां पे पत्थर वत्थर के ऊपर काई जम जाती है, वो होती है नीली हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल सागर या रेड सी का लालपन, रेडनेस किसके कारण होता है? हम देखते हैं कभी कभी कि समुद्र का पानी हमें कैसा दिखता है? लाल दिखता है। कैसा दिखता है समुद्र का पानी? लाल दिखता है। तो वही हमसे पूछा गया है कि भाई समुद्र का पानी लाल हमें क्यों दिखता है? तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई लाल रंग घोल के आ गया समुद्र लाल हो गया, तो उसमें कुछ तो केमिकल कंपाउंड होगा। तो वही हमें देखना है। तो उसके हमारे पास ऑप्शन है सागर में उपस्थित लाल रंग। भाई सागर में लाल रंग इतना तो है नहीं। सागर का पानी कैसा है? पानी हमें कैसा दिखता है? नीला दिखता है। किसके कारण? आसमान के कलर के कारण नीला दिखता है। बाकी पानी कैसा होता है? बिना रंग के होता है, रंगहीन होता है। दूसरा ऑप्शन है सागर के जल में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, या फिर लाल शैवाल के कारण होता है, या फिर उपयुक्त सभी के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सागर के जल में एक वनस्पति पाई जाती है, एक शैवाल टाइप की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण कैसा होता है? सागर का लाल सागर का पानी हमें लालपन या रेड दिखाई देता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि नदियों का पानी भी कलरफुल हमें दिखाई देता है, कुछ नदियों का, तो वो भी क्या होता है? जल में उपस्थित वनस्पति के कारण होता है। तो सागर के जल में क्या पाया जाता है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम होता है, जिसके कारण हमें लाल सागर का पानी कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। एक क्लोरेलिन एक दवाई होती है जो कि एंटीबायोटिक होती है, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारे पास जीवाणु से, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शैवाल से, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास विषाणु से। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? जीवाणु से। लेकिन ये तो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक है तो ये किसके खिलाफ काम करेगी? भाई जीवाणु के खिलाफ ही काम करेगी, तो जीवाणु से तो बनी नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन है शैवाल से, तीसरा है विषाणु से। तो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन जो होती है वो किससे बनी होती है? शैवालों से बनी होती है। किससे बनी होती है? शैवाल से बनी होती है। तो एंटीबायोटिक किससे बनी होती है? शैवाल की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड है, तो किस फॉर्म में शैवाल जो है ना अपना भोजन जब बनाते हैं तो किस फॉर्म में संग्रहित करके उसको रखते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोजन के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, फैट के रूप में, या फिर स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च और ऑयल के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, फैट या स्टार्च और ऑयल के रूप में। तो शैवाल में जो भोजन संग्रहित किया जाता है, मतलब जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो किस फॉर्म में संग्रहित करके रखते हैं? वो रखते हैं स्टार्च या ऑयल के रूप में करके। किसके रूप में? स्टार्च या ऑयल के रूप में करके रखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि फंगस किस फॉर्म में रखते हैं? फंगस या फिर कवक, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कवक। तो कवक किस फॉर्म में रखते हैं? कल की क्लास में, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कवक किस में रखते हैं? वो रखते हैं ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन में। और शैवाल किस में रखते हैं? तो स्टार्च या फिर ऑयल के रूप में शैवाल अपना भोजन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय काई या वाटर ब्लू का कारण क्या होता है? हमसे पूछा गया है जलीय काई या वाटर ब्लूम का क्या कारण है? ऑप्शन में हमारे पास है हरे शैवाल, या फिर जीवाणु, या फिर हाइड्रिला, या फिर नीली हरित शैवाल। तो जो वाटर ब्लूम जो होते हैं, वाटर ब्लूम किसके कारण होते हैं? नीली हरित शैवाल के कारण हमें वाटर ब्लूम दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते हैं? नीली हरित शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन है, मॉस में संवहन ऊतक। संवहन ऊतक हम समझते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और
फ्लोएम होते हैं जो कि भोज्य पदार्थ या जल का संवहन करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक बोलते हैं, या फिर कंडक्टिव टिश्यू इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। तो मॉस, मॉस मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मॉस कैसे पौधे होते हैं जिनमें ठोस तना नहीं होता। मतलब हम अगर देखते हैं बबूल का पेड़, अगर हम देखते हैं बबूल के पेड़ का तना कैसा होता है? बहुत ही ठोस होता है। कैसा होता है? बहुत ही ठोस होता है। और कुछ पौधे कैसे होते हैं? स्पंजी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी। जैसे कैक्टस होता है, तो कैक्टस का मतलब उसमें क्या क्या होता? तना नहीं होता। जिन पौधों में तना नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? मॉस या फिर स्पंजी टाइप के पौधे ये होते हैं। उनमें संवहन ऊतक कैसे पाए जाते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो किस टाइप की सेल के बने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास मृदूतक या फिर पेरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक या फिर कोलेनकाइमा, तीसरा जाइलम और फ्लोएम। तो कंडक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं पेरेन्काइमेटिक टिश्यू के। अब भाई हमें सबसे ये भी पता होना चाहिए भाई पेरेन्काइमा क्या होता है। तो पेरेन्काइमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? ये बहुत ही नर्म होते हैं। कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे कोलेनकाइमा। ये कैसे होते हैं? ये थोड़े से ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े से ठोस होते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या आते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। तीसरे नंबर पे आते हैं स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा ठोस टिश्यू होते हैं। तो मॉस में जो संवहन ऊतक पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? पेरेन्काइमेटिक टिश्यू के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? क्वेश्चन है हमारा, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ईस्ट। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ईस्ट। दूसरा ऑप्शन है राइजोफस, तीसरा ऑप्शन है फ्यूमेरिया, चौथा ऑप्शन है ड्यूप्टेरिस। तो किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं उसमें से एक अंग क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो एक ही पौधा है, वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में हरित लवक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवांश या फिर फोशियल है? मैंने यहाँ पे पौधा लगाया हुआ है, एक फोटो लगा हुआ है, यही क्या है? इसी को हम जीवित फोशियल या जीवित जीवाश्म हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पाइनस, मेटासिकोया, साइकस या फिर फर्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जिसे हम जीवित फोशियल बोलते हैं? तो वो क्या है? हमारा सही आंसर क्या है? साइकस है। और ये जो पौधा है ये किसका पौधा है? ये साइकस का पौधा है। हम बहुत जगह गार्डन में या फिर अपने घरों में गमले में लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसको क्या बोलते हैं? हम साइकस बोलते हैं, जीवित जीवाश्म हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम जीवित जीवाश्म हम इसको बोलते हैं। मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाने वाला जीवाणु है। भाई ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मनुष्य और जानवर दोनों की आंतों में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बैसिलस ब्रेविस, इसको हम बोलते हैं एस्केरिकिया कोलाई, या फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको ई कोलाई। क्या बोलते हैं? ई कोलाई। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर स्यूडोमोनास सिट्री। तो हमारी जो आंतों में पाया जाता है, मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या? ई कोलाई। ई कोलाई देखने में कैसा होता है? तो ई कोलाई देखने में इस टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसके में क्या पाए जाते हैं? गुच्छे के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें जो ये पूंछ टाइप की दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजिला हम बोलते हैं, जो क्या करती है? बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी सी मदद कर देती है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। इस टाइप का बैक्टीरिया है, हमें दिख रहा है भाई ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। कैसा है? रॉड शेप। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया है। और ये क्या है? इसमें गुच्छे में फ्लैजिला है। और ये कैसा है? ई कोलाई है। जब रिसर्च में जो है ना, जब सबसे ज्यादा प्रयोग अगर देखोगे बैक्टीरिया में, जब प्रयोग होते हैं तो सबसे ज्यादा किस पे होते हैं? ई कोलाई पे होते हैं। किस पे होते हैं?
ई कोलाई पे होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किस पे किए जाते हैं, बैक्टीरिया में ई कोलाई पे किए जाते हैं। और अगर कीड़ों में अगर हम देखते हैं कि कौन से कीट कीट पे सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं ड्रोसोफिला मक्खी पे। किस पे किए जाते हैं, ड्रोसोफिला मक्खी पे सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अगर कीटों पे प्रयोग करना हो तो ड्रोसोफिला पे, बैक्टीरिया पे प्रयोग करना हो तो ई कोलाई पे, या फिर पौधे में प्रयोग करना हो तो मक्के पे। किस पे करते हैं, मक्के पे सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो मनुष्य और जानवरों के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ई कोलाई है। प्लाज्मिड क्या है, हमसे पूछा गया है प्लाज्मिड क्या है। ऑप्शन है हमारे पास जीवाणु की अनुवांशिक इकाई है, या फिर नए प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, या फिर वायरस है, या फिर जीवाणु के अनुवांशिक अनुवांशिक जो क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, हमारा चौथा ऑप्शन सही है, जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं। वैसे अनुवांशिक इकाई क्या होती है, क्रोमोसोम होते हैं, या फिर डीएनए या फिर आरएनए होता है, लेकिन प्लाज्मिड क्या है, क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं जो कि अनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग या फंगल बोर्न डिसीज है। हमसे पूछा गया है इस मतलब मनुष्य में एक फंगल डिसीज है जो किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कोलेरा। भाई फंगल डिसीज है तो हमें बताना है इसमें से फंगल डिसीज कौन सी है। ऑप्शन है कोलेरा, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग या फिर रिंगवर्म। तो हमें साफ दिख रही है रिंगवर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, दाद बोलते हैं। तो दाद किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। कवक या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई के कारण होती है। तो रिंगवर्म क्या है, एक फंगल डिसीज है जो कि इंसानों में होती है। फिर हमें और भी दिख रही है बाकी डिसीज किस चीज से होती है भाई, कोलेरा, तपेदिक और प्लेग। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों बैक्टीरियल डिसीज। कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। हमने देखा था कि कोलेरा जो है ये बहुत बड़े स्तर पे एक बार फैला था, जिसमें क्या हो रहा था, लोगों को बहुत ही ज्यादा उल्टी दस्त होते थे और लगभग 1-2 दिन में इंसान की मृत्यु हो जाती थी। तो कोलेरा किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। और तपेदिक भी बैक्टीरिया से, प्लेग भी बैक्टीरिया से, और रिंगवर्म किससे फैलता है, तो ये फैलता है फंजाई से। किससे फैलता है, फंजाई से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त होते हैं। हमने अम्ल और क्षार की क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले ही हमने उसका गुण पढ़ा था कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये हमने अम्ल के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ी थी। और दूसरी हमने क्षार में भी पढ़ी थी। तो क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो वही लिटमस पेपर जो हम लैब में या प्रयोगशाला में यूज करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे पास हरी शैवाल से, लाइकेन से, या फिर कवक से, या फिर नीली हरित शैवाल से। तो रासायनिक प्रयोग में जो लाइकेन लिटमस पेपर जो हमें मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें लाइकेन नामक एक शैवाल होती है, एक पौधा होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, उससे हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है जो हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन हमने अभी पढ़ा कि लिटमस पेपर हमें किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लेकिन लाइकेन होते किस टाइप के हैं भाई, लाइकेन हमसे पूछा है किस टाइप के होते हैं, सहभोजी होते हैं, या फिर सहजीविता होते हैं, या फिर परजीवी होते हैं, या फिर अधिपादप या एपीफाइट होते हैं। तो लाइकेन कैसे होते हैं, लाइकेन होते हैं सहजीवी। लाइकेन कैसे होते हैं, सहजीवी। और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सहजीवी कैसे पौधे होते हैं। सहजीवी मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको कुछ भोजन देते हैं, कुछ भोजन उससे प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, सहजीवी मतलब किसी दूसरे पौधे के साथ रहते हैं। परजीवी कैसे होते हैं, परजीवी कैसे होते हैं, जो किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं लेकिन उसको कुछ देते नहीं है, बाकी उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। एपीफाइट कैसे होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जमीन पे पाए जाते हैं। आ गया समझ में।
तो लाइकेन एक कैसा शैवाल है, वो है सहजीवी। लाइकेन एक कैसा शैवाल है, सहजीवी है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। भाई लाइट जो है ना, प्रकाश ऊर्जा मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कब परिवर्तित होती है? तो लाइट किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में। ये भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है? तो फोटोन के फॉर्म में आती है। तो वो रासायनिक ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? ऑप्शन है हमारे पास श्वसन में, पाचन में, बाष्पोत्सर्जन में या फिर प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य से जो धूप मिलती है वो ऊर्जा को लेते हैं और वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बनाते क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है, 6CO2 होता है प्लस 6H2O होता है। क्या होता है, 6CO2 होता है, 6H2O होता है, और क्या होता है इसमें, यहाँ पे क्या आएगा अपना, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्या है, लाइट। क्या है ये, लाइट है। और फिर हम इससे हमें मिलके क्या बनता है, इससे मिलके बनता है C6H12O6। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और यहाँ से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। तो पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो देते क्यों हैं, वो जानबूझ के नहीं देते, वो तो एक अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। तो क्या लेते हैं पौधे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जमीन से जल लेंगे और सूर्य के प्रकाश से क्या बना देंगे, ग्लूकोज। मतलब उन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को एक केमिकल या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। और ऑक्सीजन क्या है, एक उत्पाद है, एक सह उत्पाद है जो कि बाहर निकल जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, केसर प्राप्त होती है। हमने देखा है भाई, केसर बहुत महंगी होती है। केसर कैसी होती है, बहुत ही महंगी होती है। 1000 रुपए की छोटी सी एक डिब्बी में आ जाती है, 2 पत्तियां दे देते हैं। तो वो तो पत्तियां होती है भाई, महंगी क्यों होती है? हमने देखा टमाटर तो इतने महंगे नहीं होते, ये भी तो पौधे से ही प्राप्त होते हैं। केसर भी हमें पौधे से ही प्राप्त होती है, तो वो महंगी क्यों होती है? भाई केसर महंगी क्यों होती है, वो मैं अभी बताता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, केसर प्राप्त होती कहाँ से, हिबिस्कस के पुंकेसर से, या फिर क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र, वर्तिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल या स्टिग्मा से, या फिर इंडिगो फेरा की जड़ से, या फिर म्यूसा के दल से। तो केसर हमें प्राप्त होती है, क्रोकस एक पादप होता है या फिर पौधा होता है, उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका या फिर स्टाइल या स्टिग्मा से हमें प्राप्त होती है। तो ये जो है ना, ये क्या है, एक कॉमन फ्लावर डायग्राम है। मतलब नॉर्मल जो है फूल ऐसा ही होता है। तो इसमें जो है ना, हम देखेंगे कि भाई स्टाइल और स्टिग्मा कहाँ होते हैं। तो ये हमें दिख रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्टाइल है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टिग्मा। ये स्टाइल है, ये क्या है, स्टिग्मा। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है, केसर। मतलब फूल में अगर हम छोटा सा भाग देखते हैं ना, जो स्टिग्मा स्टाइल होता है, उससे हमें केसर प्राप्त होती है। मतलब एक फूल से हमें जरा सी केसर मिलेगी, इसलिए केसर महंगी होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि एक फूल से हमें एक बार उस फूल को फिर सूख जाएगा, अगर इसको हम निकाल देंगे तो फूल सूखेगा ही सूखेगा। तो स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होती है, इसलिए केसर महंगी होती है। आगे समझ में क्यों होती है केसर महंगी, क्योंकि ये क्रोकस एक पादप या पौधा होता है, उसकी वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के पौधे के किस भाग में मलेरिया की औषधि कुनैन हमें प्राप्त होती है? इससे रिलेटेड हम काफी क्वेश्चन पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो सिनकोना एक वृक्ष होता है, तो सिनकोना की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मलेरिया रोग के इलाज में करते हैं। तो सिनकोना कैसा होता है, ये सिनकोना का एक फोटो लगा हुआ है, सब लोग देख सकते हैं। तो ये किसका पौधा है, ये है सिनकोना का पौधा। तो सिनकोना ऐसा होता है जिसकी छाल से हमें क्या दवाई प्राप्त होती है, मलेरिया की दवाई हमें प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है किण्वन या फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है। जब हम दूध से दही बनाते हैं, हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो वो क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, मतलब किसी चीज का सड़ना। हम देखते हैं कि अंगूर से क्या बनाई जाती है, शराब। ये चीज तो सबको पता होगी, अंगूर से शराब बनाई जाती है, लेकिन वो कैसे बनाई जाती है भाई, अंगूर के खाने से तो नशा नहीं होता। हम 1 किलो अंगूर खा जाएंगे तब भी नहीं लौटेंगे, लेकिन जरा सी शराब पी लेंगे तो हम लौटते फिरेंगे। तो अंगूर से शराब बनाई जाती है, लेकिन किस क्रिया के बाद बनाई जाती है, वो बनाई जाती है फर्मेंटेशन या फिर किण्वन के बाद। किस क्रिया के थ्रू बनाई जाती है, किण्वन के बाद बनाई जाती है। और कई सालों तक हम उसको फिर स्टोर करके रख सकते हैं। हम अंगूर को नहीं रख सकते ज्यादा, अंगूर खराब हो जाएंगे, लेकिन उससे अगर शराब बन जाए तो हम उसको रख सकते हैं। आगे समझ, जब किसी को सड़ा के कुछ चीज बनाई जाती है ना, तो उसको हम काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। दूध को हम कितने दिन रख सकते हैं, दूध को हम मुश्किल से 1 या 2 दिन तक हम उसको रख सकते हैं। भाई फ्रीज करके रख लोगे 2 दिन रख लोगे, तीसरे दिन वो खराब हो जाए। लेकिन दूध से अगर हमने दही बना ली, तो फिर दही से हमने क्या निकाल लिया, घी। दही से हमने क्या निकाल लिया, घी। तो घी तो हम 2-3 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, घी खराब नहीं होता। इसी तरह अगर अंगूर को हम कितने दिन स्टोर करके रख सकते हैं भाई अगर हम उसको सुखा के दाके वाके बना के रखेंगे तो ज्यादा दिन वो भी नहीं रख सकते, लेकिन अगर उसको फर्मेंट कर दिया, शराब बना दी, तो वो फिर हम कई सालों तक उसको रख पाते हैं। तो किण्वन जो फर्मेंटेशन की खोज करता थे वो थे पाश्चर। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, लुईस पाश्चर। इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, और आज फर्मेंटेशन हमें इतना जरूरी हो गया है। आया समझ में। फिर है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का होता क्या है। ये क्वेश्चन अपन पूरा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। हमसे ये पूछना चाह रहे हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट होती है उसका परिवर्तन किस फॉर्म में होता है। तो हमें तो ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है हमने। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है, प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, या फिर प्रकाश की CO2 और H2O पर सीधी क्रिया होती है, और या फिर एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये चीज अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी कि प्रकाश का परिवर्तन किस में हो जाता है, एक रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। हमने देखा था कि क्या हो रहा था, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, और लाइट से क्या बन रहा था, C6H12O6 प्लस O2। तो ये क्या बन रहा था, एक केमिकल बन रहा था। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन किसमें हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। आगे समझ गए। अब हमसे पूछा गया है, फ्लोएम द्वारा क्या हो रहा है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। फ्लोएम द्वारा मुख्यतः खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होते हैं। हमें पता है कि फ्लोएम से क्या होता है भाई, फ्लोएम से भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, मतलब भोज्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में लेके जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई किस फॉर्म में जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, फ्रक्टोज के रूप में, या फिर ग्लूकोज के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में। तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। किस के रूप में होता है वो, सुक्रोज के रूप में वो होता है। हमारे पास एक और ऑप्शन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है एक प्राकृतिक शुगर होती है। फ्रक्टोज क्या होती है, एक प्राकृतिक शुगर होती है जो कि शहद में पाई जाती है। शहद आपने खाई है, सबने खाई होगी। शहद कैसी होती है, बहुत ही मीठी होती है। तो शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, एक प्राकृतिक सबसे मीठी शुगर होती है। आगे समझ में। अब हमसे पूछा गया है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा किस रूप में संचित करते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि कवक किस रूप में करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। शैवाल किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अधिकांश स्वपोषी, स्वपोषी से मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते। तो अधिकांश स्वपोषी जो पादप है वो ऊर्जा
किस रूप में संचय करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च, H2O या फिर प्रोटीन। तो अधिकांश जो स्वपोषी पादप होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार्च के रूप में ऊर्जा को संचय करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे आलू का पौधा है, तो आलू हमने देखा, तो आलू क्या है? आलू में इतना बड़ा क्यों हो जाता है भाई? जड़ तो पतली होती है, लेकिन आलू में क्या होता है? पौधे अपना भोजन वो क्या कर रहे हैं? स्टोर करके रख रहे हैं, हम उठा के आलू निकाल के खा जाते हैं, क्योंकि स्टार्च हमें भी चाहिए भाई, स्टार्च हमें भी चाहिए ऊर्जा के लिए। तो अधिकांश पौधे क्या करते हैं? जड़ या फिर किसी फल के रूप में वो कर लेते हैं। हम देखते हैं कि भाई आलू स्टोर कर लेते हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? एक स्टार्च के रूप में उन्होंने संचित कर लिया, वो जो पदार्थ वहां पे संचित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विनाम पद्धति का अर्थ है प्रत्येक जीव के दो नाम है, एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रचलित। ये हमसे द्विनाम जो पद्धति है, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई दो नाम है, एक वैज्ञानिक होता है या फिर एक प्रचलित नाम होता है। दूसरा ऑप्शन है एक नाम में जीनस और दूसरे नाम में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं, या फिर एक नाम दो वैज्ञानिकों ने बताया, या फिर दो नामों में से एक वैज्ञानिक का और दूसरा लैटिन है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द्विनाम पद्धति में एक नाम क्या होता है? जीनस होता है, और दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है। पहला नाम क्या होता है? जीनस होता है, और दूसरा स्पीसीज होता है। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हमने पढ़ा था वहां पे ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो ट्रिटिकम क्या होता है? ये होता है उसका जीनस। इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वंश। ये क्या होता है? जाति या फिर स्पीसीज इसको हम बोलते हैं। तो द्विनाम पद्धति जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी, उसमें पहला नाम जो है वो वंश या फिर जीनस होता है, और दूसरा क्या होता है? जाति होता है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र की जाती है। विकिरण ऊर्जा मतलब वही हम, ये भी प्रकाश संश्लेषण का एक क्वेश्चन है। आज प्रकाश संश्लेषण के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। विकिरण ऊर्जा मतलब वही सूर्य की ऊर्जा, सूर्य से विकिरण के रूप में ही आती है, विकिरण ही आते हैं, या फिर रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है। हमसे पूछा गया था विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है, तो कहाँ एकत्र होती है? या तो संचित भोजन में होती है, एटीपी में होती है, डीएनए में, आरएनए में। तो पौधे क्या करते हैं? संचित भोजन में। भाई जो रासायनिक ऊर्जा है, ग्लूकोज जो बना रहे थे, तो ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाता है? स्टार्च में हो जाता है, और संचित भोजन के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? भाई प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि क्लोरोफिल हमने पढ़ा था कि बहुत ही इंपोर्टेंट एक वर्णक होता है, जो कि हरे रंग का होता है। ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण या फिर जल का अवशोषण या CO2 का अवशोषण, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। तो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है और जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। मतलब जल अगर जो ले रहे थे ना H2O, तो उसको क्या हाइड्रोजन अलग करता है और ऑक्सीजन अलग करता है। आगे समझ में? और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देता हूं कि जब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है, तो वो कहां से निकलती है? वो जल से आती है। मतलब क्या किया? क्लोरोफिल ने जल का प्रकाशिक अपघटन कर दिया, तो हाइड्रोजन अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल गया, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जल से आती है, और CO2 भी लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से आती है? वो जल से आती है। आगे समझ में? वो कहां से आती है? जल से आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, जल के अणुओं का अपघटन होता है, CO2 से H2 की प्रकृमि, या फिर PgAl अणुओं से शर्करा निर्माण, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन का आयोजन होता है। ये हमसे पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्रिया में क्या होता है? जल के अणुओं का अपघटन होता है। अभी हमने देखा था क्लोरोफिल में जल के अणुओं का अपघटन होता है, और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ये होती है हरित लवक के
ग्रेना में। कहाँ पे होती है? हरित लवक के ग्रेना में ये अभिक्रिया होती है। और हरित लवक के जो स्ट्रोमा, हरित लवक का जो उसमें जो जल भरा होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? वो होती है डार्क रिएक्शन। कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है। आगे समझ में? अगली क्लास हम कल लेंगे।